हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी के टेट 2018 केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करेंगे। अभी हम आपको दो पेपर केमिस्ट्री प्रोवाइड करवाएंगे, एक 2018 एक 2014 का। ठीक, इन पेपर में आप अगर इनको ढंग से देख लें वीडियो को, पूरा दोनों वीडियो को, ठीक है, तो मुझे लगता है कि इन दोनों वीडियो को देखने से आप कम से कम मिनिमम 10 क्वेश्चन 100% फंस जाएंगे। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है, आप एग्जाम को लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, टेंशन नहीं लें। जब भी एग्जाम सीएसए कराता है तो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट मिलते हैं, ठीक है, और वो रिपीट क्वेश्चन होते हैं। हम लोग जब कोचिंग के टेस्ट करवाते हैं, संडे में जो टेस्ट आपने दिया होगा, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन उसी में रिपीट कर दे रहे हैं ताकि बच्चे को क्वेश्चन वहाँ से फंसें। तो मेरा ये कहना आप लोगों से, जितने पेपर कोचिंग के हो चुके हैं आप उनको केवल 2-3 बार रिवीजन कर लें, केवल पेपर कोचिंग के, ठीक है। वो किसी भी कोचिंग का, अगर कोचिंग कहीं कोई संस्थान हो, अगर वहाँ पर टेस्ट हुआ है तो मुझे लग रहा है कि वो आपके पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक। अब कहीं अगर टेस्ट नहीं हुए हैं तो वो मुझे उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो लेकिन टेस्ट जितने भी हैं आपके, वो आप पकड़ लें। टेस्ट केवल जितने संडे पेपर हो, चूँकि टेस्ट में क्या होता है, 200 क्वेश्चन का पूरा आपके पास एक निचोड़ होता है, पूरे सिलेबस का 200 क्वेश्चन। तो जब 200 क्वेश्चन हम पूरा निचोड़ पढ़ेंगे, आधा घंटे में उसके 10-15 मिनट लगेगा एक पेपर को पढ़ने में, जो कोचिंग हुआ होगा। चूँकि आपने सॉल्व किया है तो उस क्वेश्चन जितने भी लेफ्ट राइट क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक। बात बाकी रही बात एग्जामिनेशन हॉल में पेपर अटेम्प्ट करने की, हम लोग अभी चर्चा करें उसके बाद में कैसे आप पेपर करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आप गलत ना हो और क्वेश्चन आपका अधिक से अधिक आप जो है सॉल्व कर सकें, ठीक है। और इस पे वीडियो पूरा देखिएगा। हम यहाँ पर 2 पेपर सॉल्व करेंगे और उन पेपर में मोस्टली क्वेश्चन आपके फंसेंगे 100%, क्योंकि सीएसए पेपर काफ़ी जो बनाता है वो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं वहाँ पर। चलिए, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन है मोस्टली। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है जो द्रव्य होता है, वो जिन्हें क्या कहते हैं। देखिए, डाल्टन ने एक दिया था, सुना होगा आपने, डाल्टन का परमाणु मॉडल, ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दिया होगा आपने, ठीक, पढ़ा होगा आपने। एक है एटॉमिक ऑर्बिटल, वो किसने दिया था, डाल्टन ने। तो वो दिया था परमाणु के बारे में। इन्होंने बताया था जो परमाणु यानी जो एटम होते हैं, यानी परमाणु होते हैं, जब ये लोग आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूल, यानी ये निर्माण करते हैं किसका, अणु का। तो बोला कि जो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल हमारा अणु है, ये यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, यानी द्रव भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और आपका गैस भी हो सकता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा एक द्रव्य है, पदार्थ है। तो जब ये लोग मिलकर के बनाते हैं, इसमें कह रहे हैं जो बनाए हैं उनको नाम क्या देंगे, तो उसको हम लोग क्या नाम बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। क्या नाम है यहाँ पर, परमाणु, पहला ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 2 नंबर। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर ये पूछा है, रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट एंड वैलेंसी। देखो, एक फार्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब इसमें हिंदी में अगर बोलेंगे तो एक है यहाँ पर परमाणु भार, परमाणु भार, और फिर दिया है कि परमाणु भार, तुल्यांकी भार और संयुक्ता में इसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांकी भार और गुणे संयुक्ता, ठीक है, गुणे संयुक्ता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एटॉमिक वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट एंड वैलेंसी। अब ये इन्होंने सीधा पूछा है, इसमें ऑप्शन आपका जो बी सही है, वो ये कह रहा है इसमें संबंध क्या है, तो आपका जो संबंध है वो एटॉमिक वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। अब यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आप वो देखिए, और अगर जो कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर हम लोग यहाँ से देखो, अगर हम लोग तुल्यांकी भार निकालें, इक्विवेलेंट वेट, तो यहाँ से एक नया फार्मूला निकल करके आ जाएगा, तुल्यांकी भार बराबर आ जाएगा परमाणु भार, परमाणु भार और बटे क्या आ जाएगा, संयुक्ता। अब इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, क्वेश्चन जो पूछे वो जरा गौर करिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, एल्युमिनियम की संयुक्ता 3 है, यानी इसकी वैलेंसी 3 है, ठीक। इसका जो परमाणु भार है, यानी एटॉमिक जो वेट है, वो कितना है, 27 है। तो बताओ इसका तुल्यांकी भार क्या होगा। देखो क्या दिया है इसने, संयुक्ता दिया हुआ है, ठीक, और यहाँ पर क्या दिया है, इसका परमाणु भार दिया है। क्या पूछा, तुल्यांकी भार। तो देखो क्या हो जाएगा, सीधा फार्मूला आ जाएगा, तुल्यांकी भार बराबर कितना आ जाएगा, 27, 27/3 कितना हो जाएगा, 9। ये क्वेश्चन आपके यूपी कैडेट का क्वेश्चन है। अगर इस फार्मूले पर ये देखिएगा, ये निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे,
परमाणु भार बटे इसका डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक फार्मूले से आप ये अप्रोच बनाइए कि उससे कितने फार्मूले बन सकते हैं, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा हमारा ये क्वेश्चन इस समझ से आप निकाल लेंगे। देखिए परमाणु भार होता है, आप याद कर लीजिएगा, अगर आपका परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 20 तक है, परमाणु क्रमांक किसी का हो, ठीक, तो इसका परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक है, तो इसका परमाणु भार क्या करेंगे, लगभग 2 × Z, मतलब लगभग 2 गुना होता है। परमाणु भार लगभग 2 गुना। कैसे, देखिए इसको हटा दें। चलिए अब यहां पर ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं आपके यूपी कैट परीक्षाओं में, ठीक है। देखिएगा इसका मतलब ये है, मान लो मुझे ऑक्सीजन पता करना है, इसका नंबर 8 है, तो यहाँ पर 8 दूनी 16 हो जाएगा। 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हाँ कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन भी हैं, ठीक। एक्सेप्शन क्या है, मान लो यहाँ पर देखिएगा 15 है किसका, फास्फोरस का है। एक चीज ध्यान रखेंगे, डबल तभी करेंगे जब ये पूरा 2 से डिवाइड हो जाए। जैसे यहाँ पर 8 से पूरा, ये 2 से पूरा कट जाएगा, 2 चौको 8, तो ठीक डबल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा, मान लो यहाँ पर 16 किसका, सल्फर है, ये ठीक 2 से कट गया, 2 से कट गया, 2 × 8 = 16, इसका ठीक कितना हो जाएगा, 32। जिस परमाणु क्रमांक 2 से पूरा कट गया है उसका ठीक डबल, 2 से ना कटे तो डबल +1। कैसे, 15 नहीं पूरा कटेगा, तो 15 दूनी हुआ 30 और +1 कितना हुआ, 31। मान लो यहाँ पर बात करें हम लोग 19 नंबर, 19 किसका, पोटेशियम का है, तो 19 टोटल नहीं कटेगा, 19 दूनी 38, तो कितना हुआ, 39। तो बात समझ गए होंगे, ठीक। हाँ एक एक्सेप्शन यहाँ पर 7 14, इसका सीधा होता है 14, ठीक है, नाइट्रोजन का 14 होता है। बाद बाकी 1 से लेके 20 तक अगर परमाणु भार निकालना हो तो जो संख्या 2 से पूरी एटॉमिक नंबर कट जाए, ठीक डबल, 2 से ना कटे, प्लस डबल +1, ठीक। तो ये आपका नंबर, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हम लोग अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये पूछा है एवोगाड्रो नंबर कितना होता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर जरा गौर करते हैं। एवोगाड्रो नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Na, नंबर ऑफ मोल्स एटम, एटम का नंबर ऑफ मोल, ठीक। याद रहे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखिएगा इसका जो वैल्यू होता है, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं, किसी भी गैस का, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का या फिर कंपाउंड का जो 1 मोल का पार्ट होता है, यानी जो 1 मोल इक्विवेलेंट होता है, वो होता है एवोगाड्रो नंबर बराबर। तो 6 × 02 × 10⁻23, ये प्लस में होता है, माइनस नहीं, ठीक है, 23। और ये क्या होता है, मॉलिक्यूल। ये ध्यान रहे यहाँ पर क्या होता है, हमेशा मॉलिक्यूल, ठीक। याद रहे 1 मोल की जो वैल्यू है वो इतनी है, इसी को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन ही पूछेगा, लेकिन जरा ये बताओ, अगर 1 मोल की यहाँ पर मतलब क्या हुआ। 1 मोल का मतलब ये है, मान लो हम ऐसे कह सकते हैं एग्जाम्पल तौर पर 12 ग्राम कार्बन। तो जरा देता हो, कार्बन के 1 मोल कितना, मोल पता क्या होता है, मोल होता है ग्राम भार बटे उसका अणुभार। तो यहाँ पर इसका कार्बन कितना दिया, ग्राम। यहाँ अगर निकालें कि 12 ग्राम कार्बन, मोल कितने हो जाएंगे, तो 12 ग्राम कार्बन यानी 12 बटे इसका वेट कितना होता है, 12, कितना हुआ, 1 मोल। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन बराबर कितना हो जाएगा, 1 एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं हम लोग Na। इस क्वेश्चन जरा समझ लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है इस पर, जितना क्वेश्चन आएगा वो हम बता देंगे यहाँ पर, ठीक। तो ये पहले ये बात समझ में आई, क्या बोले हम लोग, 1 मोल की वैल्यू होती है वो एवोगाड्रो नंबर बराबर होती है। अब 1 मोल का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो 12 ग्राम कार्बन, हम कह सकते हैं 12 ग्राम कार्बन = एवोगाड्रो नंबर, ठीक। इसका मतलब 12 ग्राम कार्बन में तो 12 ग्राम इसके दिया हुआ, और मोल क्या होता है, ग्राम बटे उसका भार, ग्राम बटे भार कितना, कार्बन का। तो हम ऐसे कह सकते हैं, सीधे यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। हाँ अगर मान लो यहाँ पूछा 12 ग्राम, या फिर मतलब कैसे, 12 ग्राम कार्बन बराबर 6.02 10⁻23, तो बोले कि 6 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो 6 ग्राम कार्बन बराबर आ जाएगा 6.02 10⁻23 बटे कितना, 2। क्यों, ये 12 का है इतना, तो 6 का कितना है, 1/2। तो हम लोग 2 से डिवाइड करते, तो सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि 6 ग्राम कार्बन इक्विवेलेंट, 6 ग्राम कार्बन किसके बराबर होगा, तो एवोगाड्रो नंबर के आधे। और क्वेश्चन करा दें, चलिए ठीक। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका CSA परीक्षा ने, पहले पूछा था, मुझे क्वेश्चन याद है। वो क्वेश्चन ये था, देखिए क्वेश्चन क्या था, वो ये पूछा क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं प्रीवियस पेपर में 36.5, ठीक है। देखिए 36.5 ग्राम HCl
अब आप ये देखिएगा कि एच ने क्यों दिया है, क्योंकि इसका होता है 1, इसका होता है 35.5, क्लोरीन का होता है 35.5, इसका होता है 1, तो इसको जोड़ें कितना हो जाएगा 36.5। वो कह रहा है 36.5 ग्राम HCl बराबर होगा। अब बराबर किससे होगा, ये देखो जरा, ये क्या दिया ग्राम, इसका वेट कितना हो गया 35 मतलब इसका 1, तो 1 + 35.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। तो ये काटेंगे कितना मोल हुआ 1 मोल, 1 मोल बराबर कितना हो जाएगा 6.02 10⁻23। आपको बात समझ में आ गई होगी। हमें क्या करना है 1 मोल के बराबर करना है, कुछ भी दिया जाए। मान लो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग दे देते हैं, ठीक, बोलेगा कि 34 ग्राम अमोनिया में मोलों की संख्या बताओ। तो अमोनिया देखो मोल ये 34 ग्राम है, अमोनिया वेट कितना होता है, इसका नंबर है 17 नंबर, 17 परमाणु क्रमांक, अरे परमाणु भार 14 है, तो इसका लिख सकते हैं हम लोग 14 नंबर, ठीक है। और इसका यहाँ पर हाइड्रोजन है 3, तो ये हो जाएगा 3, ये कितना हुआ 17। ये हमारा कितना भार निकला है, ठीक है 17 हो गया यहाँ पर। अब 17 दूनी 34, ये कितना हो गया 2 मोल। तो देखो भाई 1 मोल का मान कितना है इतना, तो 2 मोल कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 10⁻23। बात समझ आ गई। अब अगर यहाँ क्वेश्चन पूछता इतने में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एटम, तब उसकी बात दूसरी। हम जरा ये एक पूरा टॉपिक है, हम यहाँ पर पूरा टॉपिक खत्म किए दे रहे हैं। अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा BHU में भी, अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर ले जाएंगे। हम जरा क्वेश्चन और बता देते हैं। अगर यहाँ पर ये पूछते हैं, यहाँ पर अगर पूछें आपका प्रोटॉन पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ एटम पूछ सकते हैं। हम हिंदी बता रहे हैं, आप लोग घबराए नहीं, मुझे पता है आप लोग हिंदी से बहुत ज़्यादा इंग्लिश डर लगता है। देखो इसका मतलब प्रोटॉन संख्या है, इलेक्ट्रॉन संख्या है और ये परमाणुओं की संख्या है। प्रोटॉन संख्या आपको पता है क्या होती है, जरा हम बता दें। देखिए ये दोनों सेम होती है, अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज नहीं है तो। जैसे मान लो कैसे, मान लो यहाँ पर दिया गया अमोनिया में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बताओ, तो देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसे बोलेंगे, देखो इसका नंबर कितना है 7, तो Z = 7, तो इसका Z = 7, यही प्रोटॉन हो, यही क्या इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ कितना है 1 में 1, तो 3 में 3, तो कितने हो गए यहाँ पर 10 प्रोटॉन हो गए और 10 कितने हो गए इलेक्ट्रॉन हो गए। आप बात समझ गए होंगे। अब बोले यहाँ पर नंबर ऑफ परमाणु कितने हैं, तो नंबर ऑफ एटम देखो यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, कितने परमाणु हो गए टोटल 4। अब यहाँ पर सवाल बदल जाएगा। अगर वो पूछते कि इतने ग्राम अमोनिया में कितने एटम है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले मोल निकालेंगे, मोल निकालने के बाद एटम पूछेंगे, उसमें एटम मल्टीप्लाई कर देंगे। बोल इलेक्ट्रॉन कितने हो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल बताएं, चलिए ठीक। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये है, मान लो वो ऐसे बोलेंगे कि 1.7, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 1.7 ग्राम अमोनिया में NH3 में नंबर ऑफ एटम, मतलब परमाणु की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ एटम। तो देखो क्या करो पहले मोल निकालो, ये कितना दिया ग्राम में, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, मोल बराबर होता है, मोल बराबर ग्राम बटे अड़भार, तो 1.7/17, ये कितना होगा 0.1। ये क्या हो पता है, मोल हुआ है। हमें क्या निकालना है एटम। तो देखो आप क्या करो मोल निकाल ले, ये मल्टीप्लाई कर दो। एटम कितने हैं यहाँ पर 3 और 1 4, तो यहाँ पर आप कर देंगे 4 मल्टीप्लाई, क्या पूछा है एटम, नंबर ऑफ एटम, और क्या कर देंगे यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6.02 आ जाएगा इंटू 10⁻23। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट है यहाँ पर हटा दी, यहाँ पर 22 हो जाएगा, 6 × 24, तो 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा, आंसर खत्म। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप निकाल लेंगे ना। ये किसका था, एटम ऊपर। अगर यहाँ पूछता इतने ग्राम अमोनिया में प्रोटॉन कितने होंगे, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई आपने मोल निकाल लिया 0.1, तो इतने 0.1, देखिए 1 मोल अमोनिया में 10 प्रोटॉन, तो 0.1 अमोनिया में कितने प्रोटॉन, तो यहाँ 0.1 × 10 इंटू एवोगाड्रो नंबर निकाल लेंगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप सीधा क्या करिएगा, पहले मोल निकालिएगा, मोल निकालने के बाद वहां पूछा क्या है, एटम पूछा, एटम इंटू एवोगाड्रो नंबर, प्रोटॉन पूछा, प्रोटॉन इंटू एवोगाड्रो नंबर, इलेक्ट्रॉन पूछा, इलेक्ट्रॉन इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई घबराने की बात नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ है, एवोगाड्रो नंबर हुआ है। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। तो आप एवोगाड्रो नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन, अच्छा हाँ एक क्वेश्चन है चौथा नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये आपका ऑफ-बाउ रूल संबंधित है। इसमें क्या पूछते हैं, क्लोरीन के बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन बताइए। देखिए यहाँ पर 1 नेगेटिव है, ठीक,
वन नेगेटिव, जब भी नेगेटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में बढ़ता है, अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में कम होता है। इसका नंबर 17 वैसे 17 नंबर, तो यहाँ करेंगे 2 8 7, यही हुआ ना। अब इसका पास कह रहा बारीक कक्षा में कितना, यहाँ पर दिया हुआ नेगेटिव चार्ज, तो कितना हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये कितना हुआ, क्लोरीन का है ये, ठीक। अब क्लोरीन 1 नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 8 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा देखिए जरा कौन सा है, कोई ऑप्शन है इसमें, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक। आप देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन सही है, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक। अगर पूछता है क्लोरीन बारीक कक्षा में कितना है तो 7, एक नेगेटिव तो कितना हुआ 8, याद रहे। अब देखिए मान लो यहाँ पर एल्युमिनियम लिखा जाए, अब यहाँ पर एल्युमिनियम नंबर कितना है 13 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 8 3 हो जाएगा। अब बोले कि Al1 पॉजिटिव बारीक कक्षा में कितने, एक पॉजिटिव हुआ तो यहाँ एक कम हो जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 8 2। अब यहाँ पर बोले कि एल्युमिनियम 2 पॉजिटिव कितने हो जाएंगे, तो 2 8 1 2 8 1। अगर पूछे यहाँ पर एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 8, बारीक कक्षा में कोई नहीं बचेगा, कितने बचे यहाँ पर 8, ठीक। तो याद रहे कभी नेगेटिव चार्ज दिया जाता है तो जितना नेगेटिव होता है उतना आउटर वाले में जोड़ देंगे, पॉजिटिव जितना हो उतना बाहरी वाले में से कम कर देंगे, ठीक। चलिए ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही बेसिक हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भैया अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए जो इसमें दिया हुआ है विच इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट की जो अंतर्राष्ट्रीय मानक था वो कार्बन लेके माना गया था, कार्बन 12 होता है, तो यहाँ पर परमाणु जो भार होता है कार्बन का वो 12 ही होता है, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन आपका सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फेरिक क्लोराइड विलीन कैसा हो। देखिए इस पर हम क्वेश्चन बता देते हैं, ये क्वेश्चन कौन सा आपका नंबर है, जो भी नंबर है 6 नंबर डाल लीजिएगा, ठीक। बोला है कि फेरिक क्लोराइड का विलयन कैसा होता है, मतलब FeCl3 का विलयन कैसा होगा, FeCl3 का विलयन कैसा होगा। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है 100%, ठीक। विलयन कैसा होगा, विलयन कैसा होगा मतलब क्या हुआ, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, क्या है, ठीक। देखो भाई एक चीज याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं साल्ट का विलयन, यानी लवण का विलयन। अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता दें आपको, आप यहाँ नोट कर सकते हैं, लवण का विलयन, लवण का विलयन या तो अम्लीय हो सकता है यानी एसिडिक हो सकता है, या तो इसका विलयन क्षारीय हो सकता है, बेसिक हो सकता है, या तो इसका विलयन न्यूट्रल हो सकता है, न्यूट्रल मीन्स अगर बोले तो उदासीन हो सकता है। ये 3 यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुके हैं, किसी लवण का विलयन अम्लीय कब होगा, क्षारीय कब होगा, उदासीन कब होगा, ठीक। इसके लिए आपको 2 चीज़ें आनी चाहिए, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की पहचान करना, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार कौन होते हैं, ठीक। चलिए तो हम यहाँ पर बात ये कर रहे हैं कि अम्लीय कब होगा। देखो भाई इसी को उठा लें हम लोग, ठीक, आप इसे समझ जाएंगे। मान लो यहाँ पर FeCl3 है, ठीक है, तो हम लोग क्या करें, जिसका भी साल्ट पूछे उसमें पानी मिला दो, HOH। चूंकि वाटर हम लोग क्या लिख सकते हैं H2O, तो इसको लिख सकते हैं H और OH, यहाँ लिख सकते हैं H2O, ठीक। अब देखो इस पर ब्रेक करो, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, यहाँ तो क्या हो जाएगा नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अब देखो यहाँ 3 है तो 3 पॉजिटिव यहाँ आएगा और 3Cl1 नेगेटिव यहाँ आएगी। हम इसको तोड़ दिखा दें, देखो भाई जो लोग पढ़ कर यहाँ से गए होंगे उनको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, वो सब तोड़ लेते होंगे। देखो भाई FeCl3 है, जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आएगा Fe3 प्लस और प्लस 3Cl1 नेगेटिव। अब बोले 3 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 3 × Cl1 नेगेटिव है। 3 नेगेटिव चार्ज जब भी ब्रेक करते हो तो वहाँ पर पॉजिटिव बराबर हो जाता है, जितना पॉजिटिव चार्ज आता है उतना ही मिलाते हैं वाटर। कितना पॉजिटिव आया 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें मिलाएंगे 3 वाटर। देखो भाई अगर हम इसमें 3 और वाटर नहीं मिला दें तो जब वाटर ब्रेक करोगे तो वाटर ब्रेक करने पर आपको पता है कि ये किस में टूटेगा, H आयन और OH आयन में, H आयन प्लस OH आयन ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर देखो नेगेटिव वालों को यहाँ लाएंगे, इसमें कितने लेंगे 3, तो हम लोग अगर यहाँ मिला दें 3H2O तो यहाँ पर क्या होगा 3OH 1 नेगेटिव, यहाँ लिखेंगे 3H प्लस, पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव, नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, वाटर किस में टूटेगा H प्लस OH। अब देखो क्या करो, सीधा यहाँ पर जोड़ दो आप, ठीक। देखो ये क्या हो जाएगा FeOH का होल 3, पॉजिटिव वाला पहले लिखा जाता है, नेगेटिव वाला बाद में, यहाँ पर हो जाएगा आपका FeOH का होल 3 और यहाँ पर बनेगा आपका 3HCl। अब बताओ देखो भाई जब किसी लवण को पानी में डुबोगे तो या तो अम्ल बनेगा या तो क्षार बनेगा, मतलब एक अम्ल एक क्षार बनता है, ठीक।
दोनों में से एक नहीं, केवल क्या बनेगा, एक अम्ल बनेगा, एक क्षार बनेगा। अब यहाँ पर देखो, इसमें अम्ल और क्षार में जो स्ट्रॉन्ग हो, जो प्रबल हो विलयन, उसका माना जाएगा। अब बोलो भाई, ये हमारा क्षार है क्योंकि इसमें OH आयन है, ठीक, ये क्षार है हमारा, लेकिन क्या ये क्षार प्रबल है? नहीं। कैसा क्षार है? ये दुर्बल क्षार है। और ये अम्ल है, तो अम्ल ये कैसा है? प्रबल है। तो जो प्रबल हो वही। अब ये प्रबल है क्या? अम्ल, तो इसका विलयन हो जाएगा कैसा? अम्लीय। बात समझ आई नहीं होगी? जो लवण है उसको वाटर में डिजोल्व करो, डिजोल्व करने पर दोनों में से जो प्रबल हो उसका माना जाएगा। मान लो यहाँ पर प्रबल क्षार बनता तो विलयन क्षारीय। अब सवाल आता है कि अगर दोनों प्रबल दोनों दुर्बल होंगे तो क्या होगा? अगर दोनों प्रबल हैं, मतलब क्षार भी प्रबल अम्ल भी प्रबल, तो विलयन अम्लीय और न्यूट्रल। अगर विलयन दोनों में से कोई एक क्षार है प्रबल तो क्षारीय, अम्ल अम्लीय, दोनों प्रबल हैं तो न्यूट्रल उदासीन, दोनों दुर्बल हैं तो उदासीन। हम यहाँ पर क्या करें, एक क्वेश्चन करा दें और फिर आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग हटा देते हैं। अब इसका विलयन अम्लीय, ध्यान रखना, ठीक है। इसका विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। और पहली बात ये है ना, मैं तुमको तरीका लिख दूं, इससे क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, हम बता देते हैं आपको। ना मानो आप देख लेना पेपर टाइम पर, ठीक। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है जितना हम लिखेंगे यहाँ पर। कौन कौन? FeCl3, FeCl2, AlCl3, ठीक है, AlCl3, इसका विलयन होता है अम्लीय। अगर आएगा तो अम्लीय तो इसी में से आएगा, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको, एसिडिक। अगला बता दें, अगला है Na2CO3, K2CO3, इनका विलयन होता है क्षारीय। इनके अलावा क्वेश्चन अगला नहीं आएगा, ये कन्फर्म है। इन तीनों में से कोई एक, चूंकि अभी तक ये पूछ चुके हैं, एक ये पूछ चुके हैं, एक यहाँ पर देख सकते हो हम लोग कॉपर सल्फेट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका अम्लीय होगा। बाद में इनका कैसा होता है? क्षारीय। अब हम लोग बताए तरीका, ठीक है। ये चार याद कर लिए, इनमें से एक क्वेश्चन आपका 100% मिल सकता है। वैसे ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला कॉपर सल्फेट वाला है, या फिर इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक। चलिए इसको हटा, फिर हम तरीका बता दें, ठीक है, देखिएगा। अब हम बताते हैं न्यूट्रल और कैसे देखते हैं। मान लो यहाँ पर ये पूछा गया है कि यही ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होगा? तो क्या करो, इसमें मिला दो वाटर, पानी मिलाओगे भैया, तो यहाँ पर पता क्या होगा, ये H और OH में ब्रेक होगा, ठीक। अब देखो यहाँ ब्रेक कर दो, क्योंकि यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव है, ये OH वाला उठा के इधर रख दो, तो यहाँ पर हो जाएगा OH। अब चूंकि यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ ये बनेगा हमारा, 2 ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर बनेगा H2SO4, यहाँ ये बनेगा CuOH का होल ट्वाइस बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा? H2SO4 बनेगा। तो बताओ इन दोनों में प्रबल कौन है? ये क्या है? प्रबल अम्ल है, ये है हमारा प्रबल अम्ल। और मैं बता भी दूँ आपको, प्रबल अम्ल होते हैं केवल 4। कौन कौन? पहला है HClO4, और दूसरा है आपका H2SO4, फिर इसके बाद में HCl, और फिर इसके बाद में HNO3। एग्जाम दे के आओगे तो याद आएगी कि क्या बताया था, और उसी में से आया पेपर, ध्यान रखना, ठीक। देखो भाई, ये 4 प्रबल अम्ल हैं। इन 4 प्रबल अम्ल के अलावा जितने भी अम्ल होंगे कैसे होंगे? दुर्बल होंगे। तो अगर यहाँ पर दोनों में से कोई एक इनमें से प्रबल मिल जाए तो विलयन कैसा? वो अम्लीय है। तो यहाँ पर ये देखो क्षार है। अब बताना क्षार कौन कौन प्रबल होते हैं। अगर हम लोग क्षार की बात करें तो फर्स्ट A और सेकंड A के क्षार वो होते हैं, वो प्रबल होते हैं। नीचे जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। तो यहाँ पर बात करें सबसे ज़्यादा कौन कौन क्षार होंगे, तो यहाँ पर बात होंगे सीजियम, CSOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके बाद इसमें कौन कौन आता है? LiNA, यहाँ सब लिख देते हैं हम लोग, NaOH, फिर लिख देंगे हम लोग KOH, फिर लिख देंगे हम लोग RbOH, ये हो गए फर्स्ट A के क्षार, ठीक है। तो ये कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग प्रबल होते हैं। इसके बाद में फर्स्ट A से ये ज़्यादा होते हैं प्रबल सेकंड से। अब सेकंड में कौन कौन आ जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस, तो ये भी किस में आते हैं? स्ट्रॉन्ग में आते हैं। तो याद रहे फर्स्ट A सेकंड A के क्षार कैसे होते हैं? प्रबल। तो हम ये बात समझ गए प्रबल अम्ल कौन कौन है और प्रबल क्षार कौन कौन है। इन क्षारों के अलावा अदर जो क्षार होंगे दुर्बल होंगे। इन अम्लों के अलावा अलग जो अम्ल होंगे कैसे होंगे? दुर्बल होंगे। तो आप पहचान लेंगे उसमें क्या बना हुआ है। हम दोबारा एग्जाम्पल कुछ और करा दें, ठीक। चलिए देखिए एग्जाम्पल हम लोग करा दें कुछ और, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन, इसको मैं इसलिए इतना पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका और ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक। रिपीट होने का मतलब वो दूसरा एग्जाम्पल पूछ सकते हैं आपसे। देखिए जैसे मान लो मैं यहाँ पर ऐसे बोलूँ, हाँ एक चीज़ और याद रखें, मान लो यहाँ पर हमने लिखा हुआ Na2SO4, K2SO4, इसका भैया बताओ। तो देखो भाई क्या करेंगे हम लोग, कोई इसमें एक ले लो, ठीक। हमने ये पढ़ा है कि अगर मान लो किसी लवण को, हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं, एक तरीका लिख देते हैं, मान लो कोई अगर लवण है और लवण हमने अगर जल में घोला है, तो भैया जब जल में घोलोगे तो यहाँ पर हो सकता है कोई अम्ल बने और हो सकता है कोई क्षार बने। तो अम्ल और क्षार द्वैत बनेंगे,
ठीक। अब अगर ये इन दोनों में से, मतलब पहला तरीका हमारा क्या है, नंबर 1 पॉइंट, दोनों में से जो एक प्रबल है, दोनों में से जो एक प्रबल हो। अब प्रबल अम्ल है, अगर प्रबल अम्ल है, मान लो यहां पर अगर प्रबल अम्ल बना एक, तो कैसा होगा विलयन, अम्लीय होगा। और अगर दोनों में से कोई एक प्रबल क्षार है तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। और अगर दोनों ही जो अम्ल क्षार हैं वो दोनों ही बोथ आर बेसिक, बोथ आर ऐसे कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग, मतलब दोनों ही कैसे हैं, प्रबल हैं, दोनों ही प्रबल एसिड हैं, या फिर दोनों कैसे हैं, बेसिक हैं, तो विलयन कैसा होगा हमारा, न्यूट्रल होगा। ये बात आप समझ लीजिए, तो क्वेश्चन आपके यहाँ से 100% समझ जाएंगे। लवण को जल में घोलोगे अम्ल क्षार बनेगा। दोनों में से अगर कोई भी एक प्रबल है, मान लो अम्ल प्रबल है तो अम्लीय, क्षार प्रबल है तो क्षारीय, दोनों प्रबल हैं, दोनों दुर्बल हैं तो कैसा होगा, उदासीन। ठीक, तो याद रहे इनका विलयन होता है, उदासीन होता है, तो इसको याद कर लें। अब हम बताते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, आपके सब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसको हटा दें। चलिए ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या हमारा है। क्वेश्चन हमारा मान लो इसी में से उठा लेते हैं हम लोग। ठीक, मान लो यहाँ पर पूछा कि K2SO4 का विलयन कैसा हो। क्या किया हमने, इसमें H2 मिला दिया, तो H2 ब्रेक किया, H और OH आयन में ये टूट गया। अब यहाँ पर हमने किया तो यहाँ पर आ जाएगा भैया 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 OH आयन बन जाएगा, यहाँ 2 H दे देंगे, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर 2 + 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने यहाँ से ब्रेक किया, ये हमारा बना 2KOH और यहाँ पर क्या बना, H2SO4 बना। अब देखो भाई, ये प्रबल क्षार है, ये प्रबल अम्ल है, ये क्या है, प्रबल क्षार है, और नीचे वाला हमारा क्या है, ये प्रबल अम्ल है। तो बताओ भाई, जब दोनों ही प्रबल हैं तो इसका विलयन कैसा होगा, यानी दोनों का विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। आप मेरी बात समझ गए होगा, यानी ये विलयन कैसा होगा आपका, न्यूट्रल होगा। ठीक, ये हमारा क्या हुआ, न्यूट्रल। तो हमने एसिडिक बता दिया, बेसिक बता दिया, न्यूट्रल बता दिया, अब आप समझ जाएंगे। ठीक, ये कैसे हमारे, दोनों कैसे हैं, बेसिक। हो सकता है कि दोनों आपके, अच्छा एक और बता देते हैं हम लोग यहाँ पर, चलिए बता देते हैं एक और। देखिए एक और यहाँ पर पूछा गया था अमोनियम क्लोराइड विलयन। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, मैं पहले एक बार फिर पॉइंट लिख देते हैं जितने पूछे जा चुके हैं अभी तक। ठीक है, देखिएगा हमने क्या क्या बताया था आपको, CuSO4 बताया था, अम्लीय होगा, FeCl2 दिया हो अम्लीय है, FeCl3 दिया हो अम्लीय है, एक और यहाँ पर लिख लीजिएगा NH4Cl लिखा हो अम्लीय है। इतने हमने क्या बताया था, अम्लीय होता है। इसके बाद में न्यूट्रल यानी उदासीन कितने को होता है, Na2SO4 लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं K2SO4। ठीक है, इसका कैसा होता है, उदासीन, यानी ये होता है न्यूट्रल। और इसके बाद हमने आपको बताया था वो था कैसे, क्षारीय था। अगर हम लोग यहाँ पर ले लें Na2CO3 या ले लें हम लोग K2CO3, ये कैसा होगा हमारा, क्षारीय होगा। ठीक है, इसका विलयन होता है क्षारीय। इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन भैया आपके यहाँ परीक्षा में पूछा जाएगा 100%, अगर इससे आएगा तो। ठीक, ये हमारी गारंटी है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो है क्वेश्चन और हम खत्म कर देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है वो। ठीक है, चलिए इतने आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, यहाँ से इससे क्वेश्चन कोई एक आ सकता है। ठीक, चलिए तो याद रखें, ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग कर लेंगे। हमने बताया था अगर आपका दोनों ही प्रबल हैं, अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे दोनों ही अगर दुर्बल हो उसका एग्जाम्पल करवाइए, हम करवा देते हैं। ठीक है, दिमाग में भी आ गया। NH4 का होल ट्वाइस और CO3, ये पता क्या है, ये अमोनियम कार्बोनेट है, ये अमोनियम कार्बोनेट है। जब इसको आप ब्रेक करोगे तो यहाँ शायद आपका बनेगा, ये बनेगा 2 अमोनियम आयन बनेगा, NH4 1 पॉजिटिव प्लस ये क्या बनेगा, CO3 2 नेगेटिव। इसमें मिलाओ 2 वाटर, जब इसमें 2 H2 मिलाएंगे तो 2 H2 हमने क्यों मिलाया, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल बना। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2OH 1 नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव। इसको जब हमने क्या किया, इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर बनेगा 2NH4OH और प्लस यहाँ क्या बनेगा, H2CO3, पॉजिटिव वाला पहले नेगेटिव वाला। अब देखो भाई, ये क्या प्रबल क्षार है, नहीं है, उनमें नहीं है। ये क्या प्रबल अम्ल है, नहीं है। ये दोनों ही दुर्बल हैं, दोनों ही कैसे हैं, दुर्बल हैं, दोनों ही दुर्बल हैं। जब दोनों दुर्बल हो या दोनों प्रबल हो तो इसका विलयन भैया कैसा होगा, इसका विलयन होगा उदासीन। तो आप यह बात समझ गए होंगे, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय विलयन कैसे ढूंढा जाता है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो भैया कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अब अगला हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस के बारे में, इसको हटा देते हैं, फिर हम लोग देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट। देखिए जो थ्योरी होगी उसको हम फटाफट बताते चलेंगे, बाद बाकी इसको कुछ ऐसे ही है। देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, विकल्पों में से बताइए अम्ल के बारे में कौन सा सही है। ठीक, पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है
अम्ल जल में विलयन, जल में घुलकर कैचाइन देते हैं, बिल्कुल सही बात है। अम्ल खट्टे, ये भी सही बात है। अम्ल लाल को नीला करते हैं, ये क्वेश्चन गलत, ये ऑप्शन ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर अम्ल क्षारों के साथ उदासीन कर लवण बनाते हैं, ये तो सही है बिल्कुल, चूंकि अम्ल अगर मिलेगा क्षार साथ लवण पानी बनाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा गलत है। तीसरा कैसे गलत है? इसमें लिखा हुआ है अम्ल लाल को नीला करते हैं, नहीं नहीं, नीले लिटमस को लाल करते हैं अम्ल, जबकि लाल कैसा करते हैं, ठीक है, नीले को लाल करते हैं। और यहाँ पर तो यहाँ याद रहे यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नीले लिटमस को कैसे कर देते हैं, लाल कर देते हैं, और क्षार क्या करते हैं, नीला करते हैं। लाल को क्षार नीला करते हैं और अम्ल होते हैं नीले को लाल कर देते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा तीसरा सही है, ठीक है, याद रहे। क्वेश्चन नंबर आपका है 8वां नंबर। 8वें नंबर में कह रहा है अगर किसी मतलब ये कह रहा है कि नाभिक में ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन धन प्रोटॉन है, तो इसे क्या बोलते हैं, आपको पता है, इसको बोलते हैं हम लोग मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, याद रखा। कई बार पूछेंगे कि नाभिक में क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसको क्या बोलते, द्रव्यमान संख्या। इसी हम लोग नाम देते हैं परमाणु भार। क्या बोलते हैं, परमाणु भार। तो आप याद कर लें। तो इसमें ऑप्शन आपका पहला 8वें नंबर में आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा सही। क्या लिखा हुआ, परमाणु भार। अच्छा, परमाणु संख्या पता क्या होता है, परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक एक ही बात होती है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 9 नंबर। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार, यूपी कैटेगरी में कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन 9वां है, वही क्वेश्चन 10वां है, मतलब 12वां है, इस तरीके थोड़ा गैपिंग करके। देखिए इस क्वेश्चन दिया है कौन सा पदार्थ ऐसा है जो ऑक्सीकारक अपचायक दोनों काम करता है। तो देखो भाई, ऑक्सीकारक और अपचायक, ऑक्सीकारक और अपचायक कैसे पहचानते हैं, दोनों कैसे होते हैं। ऑक्सीकारक एन लिख देते हैं हम लोग, अपचायक। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता होगा तो आप दोनों निकाल लेंगे, ठीक है। देखो भाई, ऑक्सीकारक कौन होता है, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर सबसे हाई हो, ऑक्सीडेशन नंबर कैसी हो, सबसे हाई हो। अपचायक कौन होता है, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कैसी हो, कम हो, मतलब ऑक्सीकर संख्या कम अगर है तो अपचायक काम करता है, ज्यादा अगर है तो ऑक्सीकारक काम करता है। और अगर ऑक्सीकर संख्या ज्यादा और कम के बीच की है तो वो किसका काम करेगा, वो काम करेगा, मतलब दोनों काम करेगा वो, ठीक है। याद रखें, ऑक्सीकारक भी होगा और अपचायक भी होगा। चूंकि ऑक्सीकारक वो है जिसकी ज्यादा है, अपचायक वो जिसकी कम है, लेकिन अगर बीच की है तो वो ऑक्सीकारक भी होगा और अपचायक भी होगा, ठीक। चलिए हम इसका एग्जांपल कर लें, देखने एक समझ लें, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं इसलिए। कैसे, देखो भाई, जैसे मान लो सल्फर है। अब सल्फर के कैसे पता करेंगे, मिनिमम टू हायर, इसकी मिनिमम होती है वो -2 है और मैक्सिमम होती है +6 है, आपको पता होगा। अधिकतम वही होती है जिसके बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मिनिमम वो होती है जितनी वैलेंसी होती है। इसकी यहाँ पर 6 में से करेंगे -8 में 6 माइनस, तो -2 मिनिमम आ जाएगी। जितने बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन उतने कितनी अधिकतम। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं SO3, जो कि यहाँ निकालेंगे 3 दूनी 6, तो इसकी हो जाएगी +6। और एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें तो यहाँ लिख सकते हैं H2SO4, तो यहाँ पर इसकी होगी 6, ठीक। अब बताइए, अधिकतम +6 है तो इसका मतलब ये लोग क्या हो जाएंगे, ऑक्सीकारक हो जाएंगे, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसकी मिनिमम है, इसका एग्जांपल यहाँ पर H2S है, तो बोलो H2S की, सल्फर की H2S मिनिमम है, तो ये भैया अपचायक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये क्या है, अपचायक, इन्हें इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और ये अपचायक है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब 2 और 6 के बीच क्या बनेगी, 4, तो यहाँ लिख देते हैं +4। एग्जाम्पल इसका SO2 है। देखो यहाँ पर 2 दूनी 4, इसकी कितनी +4, तो इसका मतलब जिसकी सल्फर की 4 होगी वो ऑक्सीकारक भी होगा और अपचायक भी। ये ऑक्सीकारक भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, तो हमारा इसमें क्या आंसर हो जाएगा, सल्फर। आप याद कर लीजिएगा, अगर किसी की ज्यादा है, ज्यादा कितनी, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन बराबर, तो इसका मतलब सल्फर की 6 से ज्यादा नहीं हो सकती कभी भी, ठीक। तो यहाँ पर सल्फर 6 ऑक्सीकारक, सल्फर कम H2S एग्जाम्पल अपचायक है। ये SO2 कैसा है, ऑक्सीकारक अपचायक, दोनों है। क्यों दोनों है, क्योंकि इसकी ऑक्सीकर संख्या बीच में है, ठीक। इसके एग्जाम्पल लिख देते हैं हम लोग। देखो भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इसके दोनों एग्जाम्पल क्या है, दोनों SO2 हैं, एक आपका O3 है और एक आपका H2O2 है। यूपी कैटेट में ये क्वेश्चन रिपीट कई बार हुए हैं कि ऐसे ही लोग बताओ जो भैया ऑक्सीकारक भी हो, जो अपचायक भी हो। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड सॉरी, ठीक है, यहाँ SO2 है,
SO2 भी है, ओजोन भी है और H2O2 भी है और एक यहाँ पर और है HNO2। हालांकि इसके बारे में इतना चर्चा नहीं करते ये लोग, लेकिन ये तीनों क्वेश्चन जो है ऑक्सीकारक अपचायक के बारे में पूछ चुके हैं। अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल आ जाए तो आप कर लेंगे। अधिकतम वाला ऑक्सीकारक, कम वाला अपचायक, दोनों के बीच का है तो ऑक्सीकारक अपचायक दोनों होगा। ठीक, चलिए देखिए एक पेपर से हमारे कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो आप इन चीजों को नोट्स में जोड़ लें और इसको याद कर लें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, कह रहा है कि पीएच वैल्यू ऑफ एल्केलाइन सॉइल। ये भैया सॉइल साइंस क्वेश्चन है, कह रहा है क्षारीय भूमि का पीएच कितना, तो इसमें 8 से 10 आंसर दिया है। मुझे सॉइल साइंस नहीं आती, आप पता कर लीजिएगा इसका। ठीक है, आप क्वेश्चन है आप समझ जाएंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन सही है 11वां नंबर। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जल, ये क्वेश्चन अच्छा है, H2O में कह रहा है, देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा चुका है। ये क्वेश्चन आपका है, एक चैप्टर आप पढ़े होंगे गैसीय आयतन नियम है, मतलब गैलूसा के जिसमें नियम दिया हुआ, जो 5 नियम दिए गए हैं ना, उसके है ये, मतलब रासायनिक संयोग का नियम, उससे है ये। देखो भाई, अब इसमें कह रहा है H2O में दो पूछते हैं, एक पूछते हैं आयतन के अनुसार, आयतनानुसार, एक पूछते हैं भार के अनुसार, भार के अनुसार। आयतन से पूछा, इसमें कितना रेशियो दिख रहा है, देखो आयतन मतलब दो, यहाँ पर आयतन H2 है और एक आयतन यहाँ, तो सीधा इसका रेशियो हो जाएगा 2:1। तो देखो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इसमें चौथा आंसर सही है, 2:1। अब और बता दें अगला क्वेश्चन, अगला पूछा भार से, इसका यहाँ पर भार देखो H का होता है 1, लेकिन यहाँ 2 है तो 2, ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो हम लोग भार से अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पर 2:16 भी आ सकता है, इसको लिख सकते हैं 2 एकम 2, और यहाँ हो सकता है 8। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि H2O में भार के अनुसार यानी भारानुसार कितना रेशियो होता है, तो 1:8। ठीक, अगला क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है 12वां नंबर। ये क्वेश्चन रिएक्शन से है, देख कुछ आपको क्रिया भी याद कर ली है, तो अब क्रिया अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, अगला नंबर आपका है 12वां नंबर। ठीक, देखिए 12वां नंबर ये कह रहा है, इसमें 12 नंबर आपका ये है कि इसमें कह रहा है सोडियम नाइट्राइट अमोनियम क्लोराइड। तो सोडियम नाइट्राइट फार्मूला होता है NaNO2 और अमोनियम क्लोराइड फार्मूला होता है NH4Cl। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, तो देखो NaCl निकल जाएगा, ये क्या बनेगा यहाँ पर अमोनियम नाइट्राइट, तो यहाँ पर बन जाएगा अमोनियम नाइट्राइट NaNO2 और प्लस यहाँ पर क्या बनेगा NaCl। अब इसको जब गर्म करोगे तो यहाँ से निकलेगा N2 गैस, जितने ऑक्सीजन उतना पानी, तो यहाँ पर बन जाएगा N2 प्लस कितने ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पर बनेगा 2H2O। तो बोला क्या बनेगा हमारी नाइट्रोजन गैस। तो 12 में आपका पहला आंसर सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है। अपर रूप इसमें है, पहला ग्रेफाइट होता है, आपको पता है। ठीक, हीरा इसका ग्रेफाइट है, चारकोल इसका ग्रेफाइट होता है, ग्रेनाइट यहाँ पर ये नहीं है। तो यहाँ पर जो ग्रेनाइट है पता क्या है, जो हम लोग ग्रेनाइट बोलते हैं वो ये पत्थर का सूत्र है, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया, मार्बल, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, इसी को बोलते हैं। लेकिन वहां पर क्या था, ग्रेफाइट है। तो याद रहे इसका ऑप्शन जो है 108 नंबर 13 नंबर का बी क्वेश्चन सही है, बी ऑप्शन। ग्रेनाइट मतलब ग्रेनाइट नहीं होता है, ये ग्रेनाइट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक, जब क्या पूछा कार्बन का अपर रूप। चलिए देखिए फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है 14 नंबर में, एक ही पदार्थ जो अपचायक ऑक्सीकारक दोनों, यहाँ पर क्या होगा आंसर आपका SO2 सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका एक और हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बनिक यौगिक में सबसे आवश्यक अंग क्या होता है। देखो भाई ये क्वेश्चन है 15 नंबर। एक चीज याद रखना है, इसमें सी ऑप्शन बड़ा अच्छा है। देखिए हिंदी में सी ऑप्शन गलत है, इंग्लिश में बी ऑप्शन सही है। देखिए भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन लोग होते हैं, जिनमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मस्ट बी प्रेजेंट, मतलब ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अवश्य होते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, और कोई हाइड्रोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी कोई हो सकता है। तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक। अब बोले कि नाइट्रोजन कैसे होगा, जैसे मान लो एमीन है ना, RNH2, तो यहाँ पर RNH2 मतलब यहाँ पर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, नाइट्रोजन भी है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। ठीक, ऑक्सीजन भी तो होगा यहाँ पर, तो याद रहे ये अवश्य होते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकते हैं कोई ऐसे में ये लोग, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे हमारे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है। सी में क्या है, कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है एंड दिया है नाइट्रोजन, जबकि बी सी ऑप्शन हिंदी में यहाँ पर H लिखा हुआ है। तो आप कभी ऐसे क्वेश्चन अगर अटक जाएं कि हिंदी में कुछ और है, तो आप क्या करें, बगल में इंग्लिश वर्जन देख लें, आप इंग्लिश वर्जन हमेशा सही माना जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी सही। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16वां नंबर। 16वां क्वेश्चन नंबर में ये है, देखो भैया 16 क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, वो ये क्वेश्चन नंबर है, फ्रक्टोज का सूत्र पूछा है। ठीक, हालांकि इसमें फ्रक्टोज का आंसर जो है
सी सही है। फिर हम बता देते हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज दो लोग होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड समूह, यहाँ पर होता है CHO और इसका फॉर्मूला होता है CHOH का होल 4 और यहाँ लगा होता है CH2OH। ये क्या है, इसमें ग्लूकोज सूत्र है, ठीक है। तो ग्लूकोज में कई बार पूछा है द्वितीयक अल्कोहल कितने होते, तो द्वितीयक अल्कोहल यहाँ पर 4, प्राथमिक अल्कोहल कितने होते हैं 1। पहला ऑप्शन आपका ये बन गया, द्वितीयक अल्कोहल 4 इसमें ग्लूकोज में, और प्राथमिक होता है एल्डिहाइड समूह, इसमें होता है एल्डिहाइड समूह। कई बार ये पूछा है ग्लूकोज में कौन समूह होता है, तो एल्डिहाइड CHO। अगला क्वेश्चन यहीं पर ये बनता है, इसका ग्लूकोज फ्रक्टोज कौन सी आइसोमर शो करते हैं, तो बनते हैं ये लोग जो है अप्रकाशिक समाप्त, ठीक। देखिए जैसे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग CH2OH और यहाँ पर फ्रक्टोज में होता है कीटोन समूह, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इसमें CH3 का होल 3 और यहाँ पर हो जाएगा CH2। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ठीक। देखेंगे ये फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में ये समूह कीटोन होता है और यहाँ पर ग्लूकोज कौन होता है एल्डिहाइड। तो ग्लूकोज कीटोन, ये एल्डिहाइड कीटोन जब आपस चेंज होते हैं तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्रियात्मक समावयवता। तो ये पूछा जाता है कि ग्लूकोज फ्रक्टोज में कौन समावयवता प्रकट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक समावयवता। जो क्रियात्मक समावयवता में एल्डिहाइड कीटोन आपस में चेंज हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। सी ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन है वो आप ग्लूकोज का है, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, इसमें 12 नंबर। ये क्वेश्चन और अच्छा है आपका 12 नंबर। देखिए भैया 12 नंबर जो क्वेश्चन नंबर है आपका, वो कह रहा है कैल्गन का नाम क्या है, ठीक है। नहीं 17 नंबर, ठीक है 17 नंबर। वो कह रहा है कैल्गन का नाम क्या है। आपको पता होगा जो कैल्गन आप ये किसमें पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता में, ठीक। यहाँ पर जो आपका कैल्गन है वो होता है Na-PO3 का होल 6। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ठीक। इसको कोष्ठक खोलेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं Na6P6 18, यही पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका BHU में आ चुका है, ठीक। ये कैल्गन सूत्र क्या होता है, इसी कैसे लिख सकते हैं हम लोग Na2 Na4 और PO3 का होल 6, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तीनों तरीके हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। क्या बोलते हैं, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें याद रहे कैल्गन का सूत्र क्या होता है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो पूछ सकते हैं कैल्गन का सूत्र क्या होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, ठीक है। अब केवल आपको आंसर बता देते हैं, बाद बाकी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। 18 क्वेश्चन में यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है NH2CO NH2। अब इसमें क्वेश्चन कौन कौन पूछा गया है, NH2CO NH2। एक बार पूछा गया यूरिया विलयन कैसा होता है, तो ये होता है क्षारीय होता है, मतलब उसको दुर्बल क्षारीय बोलता है। अगर दुर्बल क्षारीय ऑप्शन नहीं मिलता है तो होगा उदासीन विलयन, ठीक है। अगला पूछता है यूरिया में कौन समूह पाया जाता है, तो यहाँ पर होता है एमाइड समूह। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, प्रयोगशाला में बनने वाला किसने दिया था, होलर ने। किससे बनाया था, अमोनियम साइनाइड से। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया हमारा, ये क्वेश्चन सही, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया 18 का नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर होगा आपका डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर में यहाँ पर होगा 19 नंबर, सॉरी 19 नंबर कौन सा होगा आंसर, डी सही होगा, ठीक। क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग 20 नंबर। देखिए क्वेश्चन थ्योरी वाले हैं। 20 में कह रहा है कि म्यूरेट ऑफ पोटास, तो इसको हम लोग बोलते हैं KCl को, ठीक है। आंसर कौन होगा, डी सही, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है 21 नंबर 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है हाइबर बेस से अमोनिया निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक होता है। तो देखो हाइबर विधि में क्या होता है, N2H2 पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर ये होता है N2+3H2 और यहाँ पर हाइबर विधि में यहाँ पर आता है Fe प्लस मोलिब्डेनम, ठीक है। और यहाँ पर बनता है 2 अमोनिया। यहाँ पर ये पूछता है कि इसका रेशियो क्या होता है, 1:3 किसका, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का। और उत्प्रेरक बोले तो Fe और वर्धक बोले तो मोलो, ठीक है। ये हमारा होता है यहाँ पर वर्धक, ये होता है उत्प्रेरक। तो यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा, यहाँ पर आंसर होगा हमारा चौथा सही, ठीक है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। 22 क्वेश्चन नंबर हमारा है वो आपका है पीतल। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेटलर्जी से ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। पीतल जो होती है यानी ब्रॉन्ज बोलते हैं, तो पीतल में होता है कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक ये होता है 80%, ये होता है 20%, ठीक। ये हो गया हमारा पीतल के बारे में। एक यहीं पर और मेरा जो पूछा जाता है कांसा, जहाँ है कांसा तो यहाँ मतलब टिन, तो कॉपर और क्या हो जाएगा, टिन, कॉपर और टिन, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा 22 का यहाँ पर, इसमें ऑप्शन हमारा है बी सही, ठीक है। क्वेश्चन 2 और बचे हुए हैं। 23 नंबर में है एमाइड कौन सा होता है, तो एमाइड यहाँ पर ऑप्शन आपका 14 सही, जो 14 सही है 23 नंबर। तो यहाँ पर एमाइड क्या होता है, CONH2, ठीक है, CONH2,
ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एमाइड समूह हमारा हो गया। ठीक है, अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण में निकिल यूज होता है। क्या करते हैं, जो वनस्पति तेल होते हैं जब उसमें हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं निकिल की इसकी उपस्थिति में, तो ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सी गैस उपयोगी होती है, तो हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजनीकरण में। और अगर उत्प्रेरक पूछे तो निकिल बनता क्या, वनस्पति घी बनता है। जैसे मार्केट में डालडा आता है, इसमें कई सारे वनस्पति तेल मिलाए जाते हैं और हाइड्रोजन गैस मिला करके इसमें निकिल की उपस्थिति में क्या बना देते हैं हम लोग, वनस्पति घी बन जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन एक बचा हुआ लास्ट। ये क्वेश्चन काफी अच्छा इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन, और इसमें से एक क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो सकता है। देखिए भाई, करा सुक्रोज में क्या हो गया, देखिए मैं बता देता हूं आपको। एक होते हैं आपके डाइसैकेराइड कौन होते हैं, जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर मोनोसैकेराइड को 2 मोल देते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे यहां पर, आपका होता है माल्टोज, पहला आपका आता है माल्टोज, फिर एक होता है लैक्टोज, फिर एक होता है सुक्रोज। ये तीनों क्या हैं, ये आपके हैं डाइसैकेराइड। माल्टोज में 2 मोल ग्लूकोज होता है। ठीक है, यानी ग्लूकोज पूछा जाएगा, ग्लूकोज क्या होता है, तो माल्टोज। लैक्टोज में क्या क्या होता है, एक यहाँ पर ग्लूकोज होता है और एक यहाँ पर गैलेक्टोज होता है। तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज पूछा जाए तो लैक्टोज। सुक्रोज अगर बात करें तो यहाँ पर एक ग्लूकोज है यहाँ पर और एक है यहाँ पर क्या, फ्रक्टोज है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर पूछा जाए कि ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या कहलाते हैं, तो सुक्रोज, और ग्लूकोज गैलेक्टोज तो लैक्टोज, और 2 मोल ग्लूकोज अगर बोले कि ग्लूकोज क्या कहलाएगा, तो आपका माल्टोज। तो इसमें आपका जो आंसर है सुक्रोज में क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारा यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा वीडियो से जरूर शेयर कीजिएगा एग्रीकल्चर वालों में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।